नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। लॉकडाउन का असर प्रदेश में दिखने लगा है। प्रयागराज में तो संक्रमण में कमी आई है, लेकिन बेहद ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि नया स्ट्रेन बेहद घातक साबित हो रहा है। तेजी से संक्रमण फैलाता है और यहां तक कि जान भी चली जाती है। हालांकि अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। इसमें लॉकडाउन का असर भी कुछ शहरों में दिख रहा है, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां लोगों पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा है। वो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी सड़क पर निकल जा रहे हैं। इस बीच तीसरी लहर का डर भी सताने लगा है। हालांकि इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है और ये 10% पर अब आ गया है। तो ये जो एक ट्रैक टेस्ट और ट्रीट की जो एक अग्रेसिव नीति प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, उसी का ये भी नतीजा है कि पिछले एक सप्ताह में कुल जो एक्टिव मामले हैं उनमें लगभग 55,000 मामलों में की कमी आई है। और आज भी जैसे 2,40,000 से 2,41,000 टेस्ट हुए हैं और 28,000 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये भी दिखाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो प्रदेश में कोरोना का टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट है, वो भी कम होता जा रहा है और अब ये 10% के आसपास रह गया है, जो कि देश में अगर बाकी अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना की जाए तो काफी कम है। तो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सही हालात सुधर रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास पहुंच गया है, ये अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। पीके अग्रवाल जी हमारे साथ, रिटायर्ड IAS अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। पीके अग्रवाल साहब, क्या ये नतीजा जो आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन आप इसे कह सकते हैं क्योंकि पिछले लॉकडाउन की तरह ही पाबंदियां हैं, तो मेरा सवाल ये है कि उसका ये नतीजा है या फिर कुछ और फैक्टर काम कर रहे हैं इसके पीछे? नहीं, उसका ही नतीजा है क्योंकि जो लॉकडाउन लगाया गया है पहले की तरह, और प्रशासन भी जो सो रहा था वो जाग उठा है और पूरा सक्रिय हो गया है। और मैं सोचता हूँ कि प्रशासन अभी पूरी तौर से सक्रिय तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी दुकानें वगैरह खुल रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे वो गांव में कोरोना ना फैल जाए कहीं। वहाँ पर मेरा ये अनुरोध है कि ग्राम पंचायत जो प्रधान हुए हैं, खंड प्रधान हुए हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष हुए हैं, उनका प्रथम दायित्व है, जैसे कि पंचायत 11वीं सूची के आइटम 23 में लिखा है कि जो हॉस्पिटल हैं, सैनिटेशन है, पंचायतों का प्रधान कर्तव्य है, तो उन्हें फौरन ये काम करना चाहिए और सैनिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी जो आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनको किट देना चाहिए कि गांव में अगर किसी को भी ऐसा कोई शक होता है तो उनको अभी आशा बहनों को हमें किट दे देना चाहिए, जिससे गांव के लोगों को शहरों में इलाज के लिए ना आना पड़े। अभी रायबरेली में एक वो आया है तो बहुत चौंकाने वाली चीज़ है, इसलिए अभी गांव में हमें एडवांस में काम करना होगा क्योंकि काउंटिंग भी हो गया, कुछ वो तो जो इलेक्शन में हो गया, तो गांव में अगर फैल गया तो ये बड़ा खराब होगा। और मैं सोचता हूँ कि अभी रेलवे और जो आर्मी का जो सेटअप है उसका पूरा उपयोग यहाँ का प्रशासन नहीं कर पा रहा है, उत्तर प्रदेश का। उन्हें अच्छा कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और जो प्रथम स्टेज के मरीज हैं उनको कम से कम ऐसी जगह भेज दें, अपने नए सेंटर कायम करें, क्योंकि और जो निजी अस्पताल हैं वो अगर कोविड अस्पताल कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ाते हैं, उनको कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी दे, क्योंकि कोविड जाने के बाद उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, उनकी जगह रिटायर्ड लोगों को बुलाना चाहिए, क्योंकि जो पेंशनधारी हैं उनकी ये ड्यूटी है कि सरकार अगर आपातकाल में बुलाए तो उनकी जैसे सेना ने बुला लिया है अपने कर्मियों को, तो कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों को जो रिटायर्ड हैं स्वास्थ्य विभाग को फौरन बुला लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये सब काम अगर उत्तर प्रदेश सरकार और करे और 14 दिन का और लॉकडाउन लगाए तो जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का। अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना फैल गया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो देश का और भी हालत बिगड़ जाएगी। जो स्टेटिस्टिक्स है ये तो मतलब सोता हुआ सिंह है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को अभी
फिलहाल पोजीशन ठीक है। उत्तर प्रदेश कम से कम फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास आ गई। ये अच्छी बात है। सर अभिषेक शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनसे बात कर लेते हैं। अभिषेक, दरअसल गांवों में इन्फेक्शन किस हद तक फैला है, ये जानने के लिए एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई थी, आशा कार्यकर्ताओं को लगाया गया था, गांव-गांव जाकर जांच पड़ताल की जा रही थी, उसका स्टेटस क्या है? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि लॉकडाउन में जो पाबंदियां तय की गई, पहले वीकेंड लॉकडाउन संडे से शुरू हुआ, फिर सैटरडे जोड़ा गया, फिर मंडे भी जोड़ दिया गया, और अब तो एक स्ट्रेच में करीब 9 से 10 दिन का लॉकडाउन एक तरीके से हो गया, आंशिक कर्फ्यू लग गया है। इसमें पाबंदियां किस तौर पर है और लोग कैसे ले रहे हैं, और क्या लोग भी मान रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में आंकड़े घटे हैं नए मामलों के, इसके पीछे वही वजह है? देखिए कुंदन, पहला जो आपका सवाल है कि गांव में जो ट्रेसिंग हो रही है आशा कार्यकर्ताओं से, तो मैं मेरठ और आसपास के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगते हुए ज़िले हैं उनके बारे में जानकारी दूं। बेहद कम है अभी, क्योंकि जो एंटीजन किट हैं वो बहुत कम है। एंटीजन किट की डिमांड लगातार प्रशासन कर रहा है, लेकिन ओपनली इस बात को नहीं बोल रहा है। आशा कार्यकर्ती जाके वहाँ पर डोर टू डोर ये सर्वे होना था, ये मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले का निर्देश था। हो सकता है कि इस वीकेंड तक, मतलब सैटरडे संडे तक ये किट्स पहुँच जाएँ प्रचुर मात्रा में, तो फिर उसके बाद ये टेस्ट शुरू हो जाएँ। लेकिन जहाँ तक देहात के गाँव का सवाल है, वहाँ निकल रहे हैं पॉजिटिव केसेस, और जो जा रहे हैं CHC तक, PSC तक, वहाँ जाके वो टेस्ट करा रहे हैं। जो जागरूक हैं वो तो बुखार आने पर करा रहे हैं, लेकिन काफ़ी संख्या ऐसी है जो हमारी बात हो रही है वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार हैं या दूसरे ग्राम प्रधानों से, तो वो बता रहे हैं कि नीम हकीम जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, वो उसे वायरल फीवर और कुछ तो टाइफाइड बता के उसकी दवा दे रहे हैं। तो ये एक अभी ये स्थिति देहात में है। बुखार तो काफ़ी बड़े पैमाने पर, और जहाँ तक बात ये है कि जो ये रेशो गिरा है, निसंदेह इसकी वजह जो लॉकडाउन लगाया है और जो एक्सटेंड किया है सरकार ने लॉकडाउन, और वो एक्सटेंशन और बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग अभी पूरी तरीके से इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग अब समझदार हो गए हैं, बेवजह घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि तफरीबाजी के लिए लोग निकल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आज अलविदा जुम्मा हो गया। मुस्लिम बहुल इलाके में लोगों को ख़रीदारी करनी है ईद की, और अगर उस पर प्रशासन ने सख्ती नहीं करी तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो सकते हैं। गली मोहल्लों की दुकानें अभी खुल रही हैं, जो छोटे बाज़ार हैं वहाँ पर चुपके से दुकानें खुल रही हैं। आज मेरठ के IG, ADG सब सड़कों पर आए, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव की ड्यूटी की थकान के बाद अब फोर्स पर्याप्त मात्रा में, अतिरिक्त जिलों में जो फोर्स गया था वो भी लौट आया है। अब पूरी तरीके से पुलिस ने एक कमान कसी है कि चालान भी पूरे हुए जाएंगे, जिन पर वैलिड रीज़न नहीं है या पर्चे लेके दवाई लेने नहीं जा रहे हैं, यूं ही घूम रहे हैं, उनको सख्ती से निपटा जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। अच्छी बात एक है कुंदन कि 99% लोग अब जो सड़क पे दिखाई दे रहे हैं उनके चेहरों पर मास्क है। बिल्कुल, तो मास्क इसलिए क्योंकि एक तरीके से सरकार ने सख्ती की, और सख्ती के साथ साथ 1000 रुपये जुर्माना पहली दफ़ा में और 10,000 रुपये का जुर्माना दूसरी दफ़ा में कर दिया है। तो इस तरह के आर्थिक दंड जब लगाए गए तो लोगों को समझ में आ गया कि पहली दफ़ा में 1000 रुपये जेब ढीली होगी, फिर 10,000, इसलिए लोग अब मजबूरी में भी मास्क लगा रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है। PK अग्रवाल साहब, ग्रामीण इलाकों में संक्रमण किस हद तक फैला ये जानने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया। 5 दिनों तक अभियान चलना था, 5 तारीख से 9 तारीख तक के बीच ही अभियान ये तय किया गया था। लेकिन आपके पास एंटीजन की किट ही नहीं है, आपने 10 लाख एंटीजन टेस्ट करने का लक्ष्य रखा और किट ही जिलों तक नहीं पहुंची, आशा कार्यकर्तियों तक और PSC CHC तक नहीं पहुंची वो किट। तो फिर सवाल ये है कि जब आपने प्लानिंग बनाई, प्लानिंग तो अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूट करने में कहां दिक्कत हो जा रही है? क्यों अधिकारी इतनी बड़ी लापरवाही इस दौर में भी कर रहे हैं? देखिए, एंटीजन टेस्ट के किट ना भी पहुंचे, लेकिन कम से कम जो इलाज के किट हैं वो तो पहुंच जाएं। जो बेसिक दवाइयां हैं वो हमेशा ये आशा जो बहनें हैं वो ये दवाइयां देती हैं, तो जिनको और देखने से पता चलता है। आजकल तो सब लोगों को इतना अभ्यास हो गया कोविड कौन मरीज है, किसको बुखार हो रहा है, कम से कम उनको प्रिवेंटिव दवाई दे दी जाए। गाँव में अभी भी लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है हमारे देश के गाँव में, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। गांव में फैल गया तो मैं आशा करता हूं कि उनको इमीडिएटली किट दे दिया जाए, फ्री किट जो गांव में, और जो मास्क हैं गांव में मास्क वितरित कर दिए जाएं फ्री। प्रधानों को चाहिए कि सब कुछ बजाय तो जुलूस बंद करके पहला कर्तव्य करें अपना। और हम लोग 3 स्तरीय
इस लड़ाई को लड़ना है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन भी होना चाहिए गाँव में, इलाज, और तीसरा जन चेतना और जन सहयोग। जन सहयोग अगर नहीं मिलता है तो हमें उसको ज़बरदस्ती करना चाहिए। जैसे सिंगापुर में आपने सुना, आज एक स्त्री को, एक महिला को जो घर से निकली बिना मास्क के, 15 दिन का जेल दे दी गई और 1,50,000 दंड दिया गया। ठीक है। सिंगापुर में, क्या सिंगापुर तो एक इतना स्ट्रिक्ट राज्य है, देश है, लेकिन हम लोगों को भी अगर जनता सहयोग नहीं करती, जो बताया उन्होंने, जैसे आजकल बाजार में जो व्यापारी संघ है उनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर बाजारों में लोग चोरी छुपे बिक्री कर रहे हैं, बाजार बिल्कुल, खुले हैं, सबको आगे आना पड़ेगा। शादियों का के अग्रवाल हमें मौसम है। समझना पड़ेगा। बिल्कुल सर, पीके अग्रवाल सर, हमें समझना पड़ेगा कि सबके सहयोग के बगैर इस लड़ाई को हम नहीं जीत सकते हैं। अब तो तीसरे लहर का भी खतरा है और वो चिंता अपने आप में बहुत बड़ी है। डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ, सीनियर सर्जन, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुण पांडे, हम तो दूसरी लहर से जूझ रहे हैं, तीसरी लहर का भी एक तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि तैयारी क्या है, आप बता दीजिए, तैयारी कीजिए। सर, दूसरी लहर कब तक थम पाएगी, पहले तो ये बता दीजिए, और तीसरी लहर के लिए और क्या तैयारियां सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर के लिए भी तैयारियां अभी भी आधी अधूरी दिखाई देती हैं। जी देखिए, सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि जो पहली लहर थी, हमारे साथ साथ बहुत तमाम तरह के जो भी एक्सपर्ट थे, वर्ल्ड वाइड ये बताया गया था कि दूसरी लहर भी आएगी, आ सकती है और इससे भयानक आएगी। क्योंकि अगर मैं डाटा की बात करूं, साइंटिफिक डाटा की बात करूं, कोई भी पेंडेमिक में जो दूसरी लहर आती है वो बहुत ज्यादा भयावह होती है पहली लहर। ठीक। तो पहले भी चेताया गया था, सभी वैज्ञानिक, सभी डॉक्टर, जितने भी मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग बता रहे थे कि दूसरी लहर भी आएगी और उसकी लहर ये कितने खतरनाक होगी। पहली लहर में हम लोगों ने देखा था कि ये बुजुर्गों को अटैक कर रही थी, लेकिन दूसरी लहर नौजवानों को अटैक कर रही है। और रही बात, आपने बोला कि ये दूसरी लहर कब तक चली जाएगी, तो मेरा अनुमान है कि मई में इसका पीक आ जाना चाहिए। मई एंड तक या जून के पहले हफ्ते तक इसका जो पीक है वो आ जाना चाहिए। और जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, वो तीसरी लहर भी अब क्या, क्योंकि आप देखे होंगे दूसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमित कौन हो रहे हैं, कौन काल कवलित हो रहे हैं, नौजवान। अब ये तीसरी लहर में ये भयावहता हमें लग गई है कि तीसरी लहर ऐसा ना हो कि तीसरी लहर बच्चों में आ जाए, क्योंकि बच्चों के लिए कोई भी सच पूरी दुनिया में कोई सच वैक्सीन प्रूवन नहीं है कि ये बच्चों में लगाई जा सकती है। तो इसलिए हमें आज से ही, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज से पिछले साल से भी मैं आप ही लोग के चैनल पे बोलता रहा कि दूसरी लहर के लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो मैं तो आज आपके चैनल पे फिर अपील करना चाहता हूँ, हमें दूसरी लहर के साथ साथ तीसरी लहर के लिए भी हमें अपनी तैयारियां रखनी है। और जो महोदय बोल रहे थे कि गाँव में भले किट ना पहुंचे लेकिन दवाइयां पहुंच रही है, तो मैं ये फिर बता दूं कि जिस तरह से इलाज तब जरूरी हो जाता है जब आप किसी रोग को जान जाएंगे तभी उसका इलाज कर पाएंगे। तो अगर हम जांच नहीं करेंगे तो इलाज की कोई दवा देंगे तो वो उस पर कारगर सिद्ध नहीं होंगी। तो मेरा ये कहना है कि हमें टेस्ट के साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज है, अभी तक कोई भी प्रूवन दवा नहीं है, साइंटिफिक में ये नहीं कहा गया है, कोई भी ऐसा जर्नल आप उठा के देख लीजिए, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि फला दवा 100% कारगर है इस कोविड में। हम लोग आज भी सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसका इलाज कर रहे हैं। कोविड-19 के वायरस को मारने वाली कोई अभी दवा बनी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, एक चीज मैं और जरूर बोल दूं, जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन हमारे लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए साबित होगी कि आपने जितना भी डाटा, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ, कि जितने भी कोविड-19 के खिलाफ जो भी वैक्सीन बनी है, जो भी इंसान जिन्होंने भी दूसरा डोज ले लिया है, उसमें भयावहता कम देखी गई है। और ये भी देखा गया है कि उनका हॉस्पिटल स्टे और उनकी सीवियरिटी कम हुई है। तो किसी भी दूसरी या तीसरी लहर जो आ रही है, मुझे बस एक है कि ये वैक्सीनेशन अगर हम बहुत ब्रॉड स्तर पे कर देते हैं तो तीसरी लहर को कहीं ना कहीं उसकी भयावहता को रोकने में हम लोग कामयाब होंगे। और बच्चों के लिए ये जरूरी है कि हम लोग आज से ही उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, बच्चों को ये समझाना चालू करें कि मास्क लगाना क्यों जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है और सैनिटाइजेशन क्या होता है। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आज ही से अपने घरों में बच्चों को ये आज ही से प्रेरित करें इन चीजों के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर सुरायता करीम भी जुड़ गई हैं, सीनियर फिजिशियन है आप। डॉक्टर सुरायता, अभी तो हम 2 दौर के कोरोना में हम देख चुके हैं। पहले हम बुजुर्गों को बचा रहे थे, फिर जवानों को बचा रहे हैं, 18 से 40 के आसपास के लोगों को बचा रहे हैं, और अब तो नौबत आ रही है कि हमें बच्चों को भी बचाना है। कैसे हम बच्चों को बचा पाएंगे, बड़ा सवाल ये, क्योंकि बच्चों के लिए तो अभी वैक्सीन भी नहीं है। तो क्या आपका सुझाव है
कि थर्ड लहर जब आए तो आए, उससे पहले हमें अपने बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाना है, बच्चों को बचाने के लिए तमाम इंतजाम कर लेना है। क्या करने की जरूरत है? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो अभी बात चल पड़ी है तीसरी लहर की, तो सबसे पहले चूँकि हम लोग जो लोग इस लहर से बच जाएं तो उनको हमें तैयारी करनी है आगे आने वाले समय में तीसरे लहर में जो बच्चों को संभवतः ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले तो जो 18 से ऊपर के टीकाकरण को तेज़ी लाई जाए, ताकि जो घर के लोग हैं जो उन बच्चों की देखभाल करने में लगे हैं वो खुद संक्रमण से बचे हों और वो खुद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से भली भांति परिचित हों। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बहुत जल्दी कोई चीज़ को सीख लेते हैं। जैसे हमारे घरों में जो संस्कार होते हैं, हमने हाथ धोना सिखाया, कई जो शहरों में बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी स्कूलों के माध्यम से ये सब चीज़ों की काफ़ी ज्ञान होगा। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल से के आसपास या 7 साल के आसपास, उनके अंदर एक बहुत अच्छी एक अच्छाई जो होती है बच्चों में कि कोई भी चीज़ अगर बताई जाती है तो उसको बहुत जल्दी वो ग्रास्प करते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो हमें ये समय, अगर ये हमारे पास जो 2 महीने हैं जिसमें कि हम समझ रहे हैं कि जुलाई के बाद ये लहर बच्चों को संक्रमित कर सकती है, उस समय का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने घरों के आसपास जितने लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की मास्क पहनना, हाथ धोना और दूरी बनाना, ये 3 चीज़ों को एकदम रटा देना है, उसको अपने जीवन शैली में उसको एकदम इस्तेमाल करने के लिए आदी हो जाना है और अपने आप बच्चा फिर उसको फॉलो करेगा। क्योंकि बच्चों में ये बहुत अच्छी एक प्रवृत्ति होती है कि वो नकल करते हैं। कोई भी बच्चे आपस में अगर देखते हैं कि कोई दोस्त ने ऐसे बाल कटाए हैं तो वो भी वैसे ही बाल कटाता है। तो बच्चे एक दूसरे को देख के नकल करते हैं, तो उसको और प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों को कुछ नई, कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को आकर्षित करती हैं, ऐसे कुछ प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि बच्चे ये समझें कि ये मास्क पहनना और ये दूरी बनाना और घर के अंदर रहना, ये चीज़ें उनके लिए, उनको हम इसी तरह से बचा सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन का सवाल है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं ये महसूस करती हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन में कई सारे हम लोग जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं, हम लोग पीडियाट्रिक्स के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं और थोड़ा डरते हैं बच्चों का इलाज करने में, क्योंकि उसमें डोजेज वगैरह की कुछ लिमिटेशन होती है। जो दवा हम आमतौर पे बड़े बच्चों को, लोगों को आराम से दे सकते हैं, वो बच्चों में थोड़ी सोच समझ के देनी पड़ती है। तो उसकी स्टडीज, उसके बारे में जागरूकता, ये WHO, ICMR और हेल्थ मंत्रालय को ज्यादा से ज्यादा IMA का सहयोग लेते हुए ज्यादा से ज्यादा फैलाना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर भी प्रशिक्षित हो। केवल पीडियाट्रिशियन के भरोसे ये बीमारी को बच्चों में संभालना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के डॉक्टर अरुण पांडे एक चीज जल्दी से बता दीजिए, इस बार एसिम्प्टोमेटिक की चर्चा पिछली बार बहुत होती थी, 80% मामले एसिम्प्टोमेटिक थे, इस बार आंकड़ा एकदम उलट हो गया है। तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में कितना वक्त लगेगा? सेकंड वेव की बात मैं कर रहा हूँ, थर्ड वेव में क्या वो हर्ड इम्यूनिटी काम करेगी क्या? जल्दी से सर बता दीजिए। देखिए, हाँ जी मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी भी हम अगर इन्फेक्शन रेट की बात करें तो कई राज्यों में अलग अलग है। जैसे दिल्ली में बात करूँ तो लगभग 30% के आसपास है, अगर कर्नाटका की बात करूँ तो 30% से कम है, किसी राज्य में 30% से ऊपर है। तो यानी कि अगर जब तक ये 30% की अगर इन्फेक्टिविटी रेट है तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की संभावना कम है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप तब होती है जब लगभग 50-60% लोग इन्फेक्टिविटी रेट इतनी बढ़ जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस तक हम लोग जाए ही नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग वैक्सीनेट हो गए, अगर मास लेवल पे हम लोग वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाएं तो उस चीज की हम बचाया जा सकता है। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे दूं, इजराइल में वैक्सीनेट लगभग 80% के आसपास वहां पे वैक्सीनेशन हो चुका है। और आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे सरकार ने भी बहुत कुछ ढिलाई दे दी और बहुत कुछ उन्होंने कोरोना को लगभग विजय प्राप्त कर लिया ड्यू टू द वैक्सीनेशन ओनली। तो मेरा ये कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ न जाकर, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ न देखकर हमें वैक्सीनेशन और
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ बिल्कुल, हमें बिल्कुल। ज्यादा रुख करना चाहिए, जिससे कि हम लोग इससे बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अग्रवाल जी जो जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरायता करीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभिषेक मेरठ से जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र वो जरिया है जिससे हम अपने आप को, पूरे समाज को, पूरे देश को बचा सकते हैं। कोरोना एक ऐसा खतरा बन चुका है जो हर रोज एक नए शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। कोरोना वायरस में खतरनाक म्यूटेशन 100 गुना ज्यादा इन्फेक्शन का सबब बना, तो अब कोरोना के लक्षण भी बदलने लगे हैं। अब तक माना जा रहा था कि गले में दर्द और बुखार कोरोना के लक्षण है, लेकिन अब दावा यह भी किया जा रहा है कि आंखों में जलन, कानों में दर्द और पेट में ऐंठन भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना पर चल रहे रिसर्च के बाद नए लक्षणों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इन नए लक्षणों के बारे में लिखा भी जा रहा है, क्योंकि ये लक्षण देखने में आम तकलीफों जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में ये कोरोना का सिग्नल है। अब तक या तो बुखार या फिर सूखी खांसी या लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट को ही कोरोना का लक्षण माना जाता था, लेकिन नए रिसर्च को माने तो कोरोना के लक्षण इंसानी शरीर के तकरीबन हर हिस्से से सामने आ रहे हैं। इन लक्षणों में आंखें लाल हो जाना, कानों में दर्द, पेट में दिक्कत, दिल की धड़कन बढ़ना, उंगलियों में सूजन, नाक बहना, छींक आना, गले में खराश होना भी शामिल है। ये नए लक्षण बड़ी फिक्र का सबब है, क्योंकि अब किसी आम आदमी के लिए कोरोना को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ही सोचिए, जरा सा पेट खराब होता है तो इंसान खुद ही कोई दवा खा लेता है, लेकिन अब पेट खराब होना भी कोरोना का सिग्नल हो सकता है। जरा से स्ट्रेस से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन अब बढ़ती धड़कनों को भी कोरोना के शक की निगाह से देखना होगा। अगर वाकई ये सिम्टम्स भारत में भी एंट्री कर चुके हैं, तो ये न सिर्फ लोगों बल्कि मेडिकल सिस्टम के लिए भी बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि अब तो तकरीबन हर किसी को कोरोना टेस्ट कराना होगा। आंखों में जलन या सूजन जैसी आम दिक्कतें भी लोगों के अंदर कोरोना की दहशत भर देंगी। एक तरफ नए लक्षण है तो दूसरी तरफ पोस्ट कोरोना रिकवरी का चैलेंज भी। अब नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मानो एक नई जंग शुरू हो रही है। ये जंग है पोस्ट रिकवरी प्रॉब्लम्स की, यानी जब मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है तो उसको दूसरी शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में देखा गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी, सर में दर्द, आंखों में धुंधलापन, खून के थक्के बनना, दिल में दिक्कतें, मानसिक परेशानी है। कानपुर के कुछ डॉक्टर्स ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ऐसे लक्षणों की पुष्टि भी की। डॉक्टर्स का भी मानना है कि हर बीमारी के इलाज के बाद कमजोरी जैसे लक्षण आते हैं, लेकिन कोरोना रिकवरी के बाद लक्षण और दिक्कतें अलग होती हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भारत में कोविड-19 इस महामारी का रूप इख्तियार कर चुका है। बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, परंतु मेजॉरिटी लोग इससे ठीक भी हो जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को पोस्ट कोविड सीक्वली या उसके साइड इफेक्ट्स रहने की टेंडेंसी रह रही है, जैसे थकावट होना, सरदर्द होना, पेट का अपसेट होना, उल्टी आना, जोड़ों में दर्द होना और कुछ लोगों को लंग्स के सिम्टम्स होना, जैसे सांस का फूलना रह सकता है। मेजॉरिटी लोगों में ये सिम्टम्स 2 से 4 हफ्ते में डॉक्टर की मदद से और मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के साथ ठीक हो जाते हैं। इन पोस्ट रिकवरी प्रॉब्लम्स में एक बड़ी दिक्कत मानी जा रही है ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून के थक्के बनना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से ब्लड क्लॉटिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही कोरोना के दौरान फेफड़ों में भी क्लॉटिंग की आशंका हो सकती है, और इसी वजह से नेगेटिव हो जाने के बावजूद लोगों को इलाज कराना पड़ रहा है। ब्लड क्लॉटिंग के साथ ही साथ एक और बड़ी दिक्कत जिसका सामना रिकवरी करने वाले मरीज कर रहे हैं, वो है मानसिक परेशानियां। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज तकरीबन 14 से 15 दिनों तक एक कमरे में रहते हैं। देखा गया है कि ये एकाकीपन उनके लिए मेंटल तनाव का सबब बन जाता है। कोविड सेंटर के अंदर रहने वाले मरीज भी लगातार मरीजों और परेशानियों को देखते हैं, जिसके चलते उनके अंदर पोस्ट कोविड स्ट्रेस या ट्रॉमा जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं। और इसी वजह से लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना काल में शारीरिक के साथ ही मानसिक शक्ति को भी बनाए रखें। अगर वायरस का इन्फेक्शन जकड़ भी ले तो हिम्मत बिल्कुल ना छोड़ें। डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक इलाज करें और हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखें।